देखो बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी तो नहीं है, बट क्वेश्चन ये है कि उसके अलावा फिर कौन सी पार्टी है। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपके यूट्यूब चैनल पर। आज है 14 फरवरी। आज दो चीज़ें हैं। आज है हमारे यहाँ उत्तराखंड में चुनाव दिवस है। 70 सीट हैं, 70 सीटों पर आज ही चुनाव होगा, एक ही चरण में। सबसे पहली बात कि ये लोकतंत्र का महोत्सव होता है और अपने मतदान का प्रयोग सबको करना चाहिए, हर एक नागरिक को। कोई बहुत ही ऐसी मजबूरी हो कि कोई कर ना सके वो बात अलग है, नहीं तो जहाँ तक भी संभव हो सबको करना चाहिए। और हमारे यहाँ मेरी जो बड़े वाली बिटिया है आयुषी सैनी, उसका पहला मतदान है, तो उससे उसके विचार जानेंगे। अभी वो आ रही है और उससे पूछेंगे वो कैसा महसूस कर रही है और वो आज इस लोकतंत्र महोत्सव को किस तरह से देखती है और क्या महसूस करती है। तो चलिए जान लेते हैं। तो आयुषी सैनी जी, सबसे पहले तो आप हमारी तरफ से बधाई स्वीकार करें कि आपका पहला मतदान है और आप देश हित में, राज्य हित में और जनता के हित में अपने मत का प्रयोग करने जा रही है। तो आप कैसा महसूस कर रही हैं, सबसे पहले ये बताइए। एक्साइटेड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह। आज लग रहा है कि मैं एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, यानी कि जिम्मेदार नागरिक हूँ देश की। आज ऐसा महसूस हो रहा है ना। हाँ, सबसे पहली बात तो यही है। पहली बार कुछ देश के लिए करने देश के लिए देने जा रहे हैं। हाँ, और एक इनके बारे में एक विशेष बात ये भी है कि ये कानून की छात्रा है, विधि की छात्रा है, लॉ की स्टूडेंट है। तो इनसे ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मतदान हमें क्यों करना चाहिए और अगर हम नहीं करते तो उसकी क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या मतलब हमें हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या होती है और सरकार कैसे बनती है और फिर सरकार के जो कर्तव्य हैं और सरकार के जो अधिकार हैं उनका क्रियान्वयन किस तरह से होता है, वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन हम पहले मतदान कराते हैं, है ना। तो जी, हम अपना जो वोट है वो कास्ट करके आ गए हैं, अपना वोट कास्ट करके आ गए हैं। ये देखिए निशानियाँ दोनों की, यहाँ देखिए फर्स्ट मतदान। तो अब मैं इनसे इनका पहले वाली फीलिंग तो मैंने पूछ ली थी, अब मैं इनसे इनका अनुभव पूछ लेती हूँ। कैसा लगा आयुषी जी? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। वो बीप की आवाज़ कैसी लगी? तो पहली बार एहसास हुआ कि मैं भी देश की जिम्मेदार नागरिक हूँ, हैं। इस जिम्मेदार अब पहले हमारे घर में 2 जिम्मेदार नागरिक थे, एक मिस्टर दिनेश, एक मिसेस सुरेखा दिनेश। और अब हमारे यहाँ 3 जिम्मेदार नागरिक हैं। अब इनमें ऐड हो गई है आयुषी सैनी। और आयुषी जी, जैसे कि आप लॉ की छात्रा हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, तो हमें आप ये बताइए कि ये जो स्टेट में सरकार बनने जा रही है तो इसके क्या क्या राइट्स होते हैं और क्या क्या इसकी ड्यूटीज़ होती हैं और केंद्र सरकार से किस तरह से कनेक्ट होती है राज्य सरकार, और कुछ कार्यशैली किस तरह की होती है, कुछ इस पे प्रकाश डालिए आप। हाँ भाई, तो देखो, इंडिया जो है फेडरल स्ट्रक्चर की गवर्नमेंट है, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक सेंटर पावर होती है और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स होती है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब हमारे ह्यूमन हिस्ट्री, रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री को 2000 साल से ऊपर हो चुका है। और 2000 साल से ये देखा जा चुका है कि ये जो फॉर्म है ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो देखो देश को रिप्रेजेंट करती है, बट जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी जो असली ज़रूरतें हैं उसे तो लोकल लेवल पे ही पूरा किया जा सकता है। तुम्हें पीएम पे जाके थोड़ा ना शिकायत करो। एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सीधे सीधे नागरिकों से जुड़ी हुई होती है, देश की जनता से जुड़ी हुई होती है, नागरिकों से नहीं,
जनता में तो छोटे बच्चे और सब आते हैं। ठीक है। फिर हम जिन एमएलएज को हम इस वाली जो वो वोट डलेंगे, इनमें हम एमएलएज को चूज़ करेंगे। जो सेंटर पर जो गवर्नमेंट बनती है उनमें हम एमपीज़ को चूज़ करते हैं। तो जो एमएलएज को हम चूज़ करेंगे, वो लोकसभा चुनाव होता है, ये विधानसभा चुनाव होता है। जो हम एमएलएज को चूज़ करेंगे वो आगे जाके हमारा प्रेसिडेंट चूज़ करेंगे। तो मतलब वो हमको रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे एमएलएज होते हैं, इसीलिए। तो वो हमारे जनप्रतिनिधि तो होते हैं, हमारे ही प्रतिनिधि होते हैं, वो जो हम चुन के वहाँ भेजते हैं सरकार में। यहाँ विधानसभा में भेजते हैं, वहाँ लोकसभा में भेजते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी इस बार का तो हवा कुछ ऐसी है कि जो पिछली सरकार थी, डिसअपॉइंटमेंट भी काफ़ी दी उसने, ऐसे नहीं है। मेरा तो एक बार को मन कर गया था कि नोटा पे वोट दबाए। 100% तो खरी कोई भी सरकार नहीं उतरी आज तक, ना उतर सकती, ये तो सही है। पर ये बात है कि उत्तराखंड में आज तक जितनी भी सरकारें बनी है, जो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने काम अच्छा किया है। क्योंकि वो जो जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो यहीं के लोकल जो होते हैं वही होते हैं। जैसे हरीश रावत जी हो गए, विजय बहुगुणा हो गए, अभी जो फिलहाल हैं हमारे पुष्कर धामी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। यंग हैं, इसलिए उन पे उनके जो कार्यशैली अट्रैक्शन है, कार्यशैली जो है वो उनकी यंग लोगों का उनके प्रति अट्रैक्शन है। बिकॉज वो खुद भी यंग है और काम जो कर रहे हैं वो हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है, ऐसा लग रहा है कि उस पर खरे उतरेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब एक और सवाल है मेरा, जैसे कि आपने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया है, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रही है? अभी तो 2 ही पार्टी है यहाँ पे जिनकी चलती है हमेशा। उत्तराखंड में आज तक का रिकॉर्ड है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। तो इन दोनों के अलावा तो तीसरी पार्टी का कोई सवाल वैसे तो है नहीं। पर कांग्रेस में फिलहाल हरीश रावत खड़े हो रहे हैं, वही है। हाँ, उनका काम हम देख चुके हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया उन्होंने यहाँ पे। पर हाँ, एज ए चीफ मिनिस्टर हरीश रावत को हम लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन एज ए पार्टी हम बीजेपी को लाइक करते हैं। बिकॉज उसका ये भी रीज़न है। मतलब मेरा मानना ये है कि देखो, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी तो नहीं है, बट क्वेश्चन ये है कि उसके अलावा फिर कौन सी पार्टी है। हाँ, बीजेपी के अलावा कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी नहीं तो फिर कौन? ये है, ये बिग क्वेश्चन है, एक बड़ा सवाल है। बीजेपी नहीं तो फिर कौन? लेकिन फिर मैं, क्योंकि ये युवा है और युवाओं की एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, होनी भी चाहिए। और हमें क्या है, हमारा क्या है, क्योंकि हम उस लेवल से आगे बढ़ चुके हैं। करियर होता है, जॉब होती है, आगे बिजनेस होता है, तो उस लेवल से हम आगे बढ़ चुके हैं। हमारी लाइफ जो है वो सेट हो चुकी है। इन्हें अभी उस दौर से गुजरना है। अभी तो स्टूडेंट है, इन्हें अभी उस दौर से गुजरना है। तो इनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे से बेटर सोचते हैं कि कैसी सरकार होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए युवाओं का जो एक रुझान है, युवाओं का जो विचार है अपनी सरकार को लेकर, वो आगे आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ आयुषी जी से जानने की कि उनका क्या विचार है। उनका कहना सही है, बीजेपी नहीं तो फिर कौन? यही एक सवाल है सभी युवाओं के सामने कि बीजेपी नहीं तो फिर कौन? तो नहीं, अगर हम कांग्रेस हो सकती थी। कांग्रेस अगर अपने आप को थोड़ा बदले, अपने आप को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। एज ए स्टेट सरकार कांग्रेस उत्तराखंड में काफ़ी सफल सरकार रही है और मुझे भी अच्छा लगा है कांग्रेस का काम यहाँ उत्तराखंड में अच्छा लगा है कांग्रेस का। और यहाँ पे रोटेट होता रहता है, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। लेकिन हमें क्या है, बीजेपी का जो हम सपोर्ट करते हैं वो इसलिए करते हैं, हमें केंद्र में जो सरकार है वहाँ पे, जब हम यहाँ राज्य में सरकार बीजेपी की बनाएंगे तो वही राज्यसभा में रिप्रेजेंट होगा। तो हमारी जो राज्यसभा में जो मेजोरिटी है बीजेपी की, वो तभी बनेगी जब राज्यों में उसी की सरकार बनेगी। तो वहाँ पर भी मेजोरिटी बनानी है, राज्य सरकार में भी, राज्यसभा में भी मेजोरिटी बनानी है। और वो मेजोरिटी बनाने के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो मोदी जी के विज़न में है, शामिल हैं, जो मोदी जी को करने हैं। वो जब ही स्मूथली कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, जब उनको स्टेट में भी उन्हीं की सरकार, उन्हीं की पार्टी की सरकार बनेगी। तो हमने इतनी दूर की सोची हुई है, इसलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ये हमारा कारण है। और हम क्षेत्रवाद
जातिवाद और बहुत सारे वाद हैं, उनसे बहुत ऊपर है। हम राष्ट्र का जो हित है उसे पहले सोचते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम अपना जातिवाद देखें और अपना क्षेत्रवाद देखें तो फिर लोकल पार्टियां जो होती हैं, लोकल हमारे जो भी हमारे सामने बंदा होता है तो हम उसे ही वोट कर दें। लेकिन नहीं, हम राष्ट्र का पहले सोचते हैं और शायद आयुषी भी ऐसा ही सोचती होगी। एम आई राइट? करेक्ट है ना? मुझे तो लगता है कि ये जो महंगाई इतनी बढ़ रही है, ये टाइम के साथ बढ़ती है। इसको लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना रहे हैं। प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, बट बात यह है कि आज से जो चीज़ 1 रुपये में मिलती थी 20 साल पहले, वो आज भी 1 रुपये में थोड़ा ही ना मिलेगी। इसका जवाब मैं देती हूँ। आज से 10 साल पहले हम 100 रुपये में यदि कोई चीज़ हम ले लेते थे यदि 100 रुपये में, तो हमें अच्छा लगता था, और आज वही चीज़ हमें 1000 रुपये में मिल रही है। लेकिन अगर हम सरकारी सेक्टर में जाएं, जिनकी आज से 10 साल पहले इनकम जो सैलरी थी वो 10,000 थी, तो वो लगभग 60 से 70,000 पर आ गए हैं, और जो 40 से 50,000 पे थे वो 1 लाख पे आ गए हैं। तो सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ रही है, आपकी इनकम भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। और बिजनेस में जो लोग अब से 10 साल पहले 1000 रुपये पर डे कमाते थे, आज वो 10,000 रुपये पर डे कमा रहे हैं। तो एवरेज यदि आप देखें तो एवरेज भी तो उसी हिसाब से आ रहा है हर चीज़ का। तो महंगाई, खाली आप महंगाई को नहीं कह सकते, आपकी इनकम भी तो बढ़ी है। और एक चीज़ और, पहले जितनी गरीबी दिखाई देती थी, जितने गरीब लोगों के दर्शन होते थे कि यार इसको तो खाना भी नहीं मिल रहा, इसका तो ये, इस तरह की हालत में कोई दिखाई देता है परिवार? बहुत कम, अब नहीं दिखाई देते। और वो छप्पर वाले घर, वो कच्चे घर अब दिखाई देते हैं कहीं गांव में। 20 साल उम्र है आयुषी की, और कम से कम 5 साल की उम्र में जब ये थी, वो तब से अब तक इसकी मेमोरी जो है वो ठीक है। तब से लेकर अब तक इसने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। वहाँ पर जो कच्चे घर थे, कच्चे मकान थे, अब वो कन्वर्ट हो चुके हैं पक्के मकानों में, चाहे कितने भी गरीब लोग थे, चाहे कितने भी। तो जब गरीबी इस तरह से अपना भाग रही है, लोग गरीबी के चंगुल से निकलकर बाहर आ रहे हैं, तो आप महंगाई का रोना, खाली महंगाई का रोना कैसे रो सकते हैं? मेरा भी यही कहना है कि सिर्फ ये एक प्रॉब्लम नहीं है जिसको लोग लेके बीजेपी को वो बहुत टारगेट करते हैं। जो मेन प्रॉब्लम मेरे हिसाब से जो मुझे लगती है वो है सबसे पहली अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि भाई देखो, यंग जो जनरेशन है, उसकी जो पब्लिक में उनका जो भाग है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो उस हिसाब से उनका भी जो हमें है ध्यान रखना पड़ेगा। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहली चीज़ है जो ख़त्म होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है डेवलपमेंट, जो कि बीजेपी की सरकार कर रही है। हमने पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा देखा है कि डेवलपमेंट हुई है। एग्जैक्टली। तो भाई देखो, वोट जो पड़ रहा है वो विकास के नाम पर पड़ रहा है, ना कि बेरोजगारी। और बेरोजगारी किसी भी सरकार के, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी भी सरकार के हाथ की कठपुतली नहीं है रोजगार। कि ये सरकार आएगी तो आपको एकदम आते ही डीएम और एसडीएम और ये वो सब बना देगी, और ये सरकार आई तो आपके इस सरकार ने आते ही पद छीन लिए। ऐसा नहीं है। रोजगार और महंगाई जो है ये अलग चीज़ है, और विकास जो है वो अलग चीज़ है। देश का विकास होगा तो खुशहाली आएगी, खुशहाली आएगी तो लोगों के बिजनेस चलेंगे, व्यापार चलेंगे, और लोगों के दिमाग में सकारात्मक सोच आएगी। सकारात्मक सोच आने के साथ साथ लोग अपने अच्छे अच्छे बिजनेस डेवलप करेंगे। और मैं तो इन बच्चों को ये कहती हूँ, मेरा जो संदेश है इन बच्चों को, इनके पूरे फ्रेंड सर्कल में मैं यही संदेश देती हूँ कि आपको नौकरी तलाश नहीं करनी है, आपको नौकरी देनी है। आप एम्प्लॉय नहीं बनेंगे, आपको एम्प्लॉय अपने पास रखने हैं। मेरी सोच ये है, और शायद मोदी जी की भी सोच यही है। ये आगे आने वाला समय बताएगा कि हाँ, ये बच्चे जो है ये कहीं किसी के ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, जॉब करते हैं, या फिर किसी को अपने ऑफिस में जॉब देते हैं। तो ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे काम मोदी जी कर रहे हैं, जो कि मेरी पसंद का सबसे पहला काम है। तो एक बार फिर से बोल दीजिए, भारत माता की जय। आपको हम दोनों माँ बेटी के विचार कैसे लगे? वैसे मैं एक पत्रकार के रूप में हूँ
और मैं इनका इंटरव्यू ले रही हूँ आज आयुषी जी का। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जम के शेयर करना, क्योंकि एक युवा बच्चे का मैंने वो लिया है, इंटरव्यू लिया है, और देश के बारे में, देश की सरकार के बारे में और जिम्मेदारियों के बारे में ये क्या सोचते हैं, इनकी क्या सोच है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये खाली अपने ही विचार नहीं है, ये पूरे जो युवा वर्ग है उसको रिप्रेजेंट कर रही है इस समय। तो पूरा युवा वर्ग का ये मतलब ये विचार है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ इस समय। तो बस इस वीडियो का एंड करेंगे हम यहीं पर। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और देश के नाम पर एक बार बोल दीजिए भारत माता की जय, जय वंदे मातरम। वंदे मातरम।